नमस्कार साथियों, मैं संजू कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल संजू स्टडी पॉइंट में। और मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूं जो आपने सपने देखे हैं वो हमेशा आपके साकार हों। और आज हम राजस्थान जीके में इतिहास स्टार्ट करने वाले हैं और उसका जो पहला जो टॉपिक है वो हम करेंगे एकीकरण से प्रारंभ, राजस्थान का एकीकरण। अब यहाँ से हम देखते हैं एकीकरण को। इसी वीडियो में हमें पूरा एकीकरण कंप्लीट करना है और सरल तरीके से करना है। लेकिन इससे पहले मैं आपके लिए एक बात बता देता हूँ कि जो इसमें एकीकरण जो चल रहा है राजस्थान का, इसमें जो मैं कराऊंगा उसमें आपके लिए एक भी क्वेश्चन, कोई सा भी पेपर दे लें राजस्थान से संबंधित, एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। ये मेरी आपसे गारंटी मान लो, चाहे कुछ भी मान लो इसको, ठीक है। लेकिन आपको मेरे साथ चलना पड़ेगा और आपसे बस एक ही गुजारिश है कि वीडियो को थोड़ा सब्सक्राइब वगैरह, लाइक वगैरह करते रहना, बस ये है। आगे चलते हैं, चलो आज हम राजस्थान का एकीकरण स्टार्ट करते हैं आज से, ठीक है। लेकिन उससे पहले हम थोड़ा बहुत जान लेते हैं कि राजस्थान एकीकरण से पहले इसमें क्या होता है। अपने विश्व में और भारत में भी एकीकरण हुआ होगा, राजस्थान में हुआ है तो विश्व के बारे में देखते हैं। एक सेकंड, इतिहास में हम पढ़ रहे हैं क्या, राजस्थान का एकीकरण। राजस्थान का एकीकरण क्या पढ़ रहे हैं, राजस्थान का एकीकरण कैसे कैसे संपन्न हुआ, क्या किया गया इसमें। तो विश्व स्तर पे हम चलते हैं तो एक देश का नाम है जर्मनी। यहाँ का सबसे अच्छा एकीकरण रहा है, विश्व में सबसे अच्छा किसका रहा है, जर्मनी का, जिसका श्रेय किसको जाता है, श्रेय जाता है बिस्मार्क के लिए। किसके लिए जाता है, बिस्मार्क। जो विश्व का जो एकीकरण हुआ था उसमें जो श्रेय जाता है बिस्मार्क के लिए जाता है। और फिर उसके बाद में भारत के एकीकरण के लिए जो श्रेय जाता है, भारत का एकीकरण हुआ था उसमें श्रेय जाता है, वो किसके लिए जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल के लिए। सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये अपने भारत के लिए। और राजस्थान में भी जो श्रेय जाता है वो इन्हीं के लिए जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल के ही राजस्थान में श्रेय जाता है। और सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का बिस्मार्क कहा जाता है, क्योंकि बिस्मार्क ने विश्व का एकीकरण किया था और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भारत का। इसीलिए जो बिस्मार्क ने जो एकीकरण किया है जर्मनी का, वो सर्वश्रेष्ठ रहा है। इसी कारण से सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया है, इसी वजह से इसको बिस्मार्क कहा जाता है भारत का, ठीक है। ये हमारी थोड़ी सी बेसिक नॉलेज थी। लेकिन एकीकरण से पहले हम कुछ थोड़ी बहुत बेसिक नॉलेज ले लेते हैं। जैसे कि हमारा जो देश आज़ाद हुआ था, एक माउंटबेटन योजना थी, माउंटबेटन। ये 3 जून 1947 को आई। तो इसमें क्या हुआ कि अपने भारत और पाक को क्या कर दिया, अलग। उस समय हमारी रियासतें थीं, वो कैसी थी, स्वतंत्र रूप में थी। साथ ही साथ नोट करते चलें, इतना टाइम नहीं देंगे, हम वीडियो को शॉर्ट करना चाहते हैं। तो रियासतें कैसी थी, स्वतंत्र। तो इसको देखते हुए जैसे अपने संविधान का निर्माण होने लग गया 1947 के बाद, 46 के बाद मीटिंग स्टार्ट हो गई अपनी संविधान की। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सोचा कि जैसे एकीकरण हो जाए तो इसलिए लोकतंत्र आ जाए अपने देश में। क्या आ जाए, लोकतंत्र, यानी राजतंत्र को खत्म करना है, यानी रियासतें को क्या करना है, विलय करना है राजस्थान में। तो उसके लिए एक समिति बनाई या विभाग बनाया, उसका नाम था भारतीय रियासती विभाग। ये बना था 5 जुलाई 1900 5 जुलाई सेकंड 5 जुलाई 1900 5 जुलाई 1947
ये विभाग बना, इसके अध्यक्ष बने कौन? अध्यक्ष बने पटेल, यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल। और सचिव किसको बनाया गया? बीपी मेनन। मेनन को उसका क्या बनाया गया? सचिव बनाया गया। इसके अकॉर्डिंग इसको क्या करने लगे? विलय होने लगा भारत में धीरे धीरे। तो राजस्थान का नंबर आया। तो राजस्थान में जब सर्वप्रथम विलय हो रहा था तो उस समय क्या हुआ कि इसकी राजस्थान में कितनी रियासतें थीं? रियासतें देखें एक बार, 19 और ठिकाने 3 और केंद्र शासित प्रदेश कितने थे? 1। कितने थे? 1। इनको नोट कर लें। 19 रियासत थी। ठिकानों के नाम मैं आपके लिए यहाँ पर लिख देता हूँ, रियासतों को मैं एकीकरण में बताता चलूँगा। तो रियासतें थी, सॉरी ठिकाने थे नीम राणा और दूसरा था कुशलगढ़ और तीसरा था कौन सा? लावा। ये आपके ठिकाने हो गए। और एक केंद्र शासित प्रदेश था, कौन सा था? अजमेर। ये यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। 19 रियासत थी, 3 ठिकाने थे और केंद्र शासित प्रदेश 1 था। कृपया इनको नोट कर लें, स्क्रीनशॉट भी ले लें शायद इसका। और यहाँ तक इसको ध्यान रखना कितनी रियासत थी, कितने ठिकाने थे। फिर उसके बाद में इसको मैं बता देता हूँ। फिर थोड़ी बेसिक नॉलेज जो पुलिस लेवल पे होती है, डायरेक्ट क्वेश्चन, उनके बारे में आपके लिए बता देता हूँ कि सबसे छोटी रियासत कौन सी थी, सबसे पुरानी कौन सी थी। तो ये डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं। तो सबसे प्राचीन कौन सी थी? सबसे प्राचीन रियासत, तो वो कौन सी थी? उदयपुर। कौन सी थी? उदयपुर। ये ध्यान रखना, आपके लिए 5 से क्वेश्चन है डायरेक्ट। और दूसरी यानी सबसे नवीन, कैसी आएगी? नवीन रियासत, तो वो कौन सी थी? झालावाड़। और तीसरी रियासत यानी कि सबसे बड़ी वो कौन सी थी? जोधपुर। और सबसे छोटी कौन सी थी? सायपुरा, जो वर्तमान में कहाँ पर पड़ती है? भीलवाड़ा में। ठीक है। उसके बाद में 5वीं यानी एकमात्र मुस्लिम रियासत, इसको भी ध्यान रखना। ये थी टोंक। ये सिर्फ ऐसी रियासत थी, इसमें सिर्फ मुसलमान ही मुसलमान थे। ठीक है, इनको नोट कर लें। 5 क्वेश्चन आपके लिए शायद पेपर में डायरेक्ट देखने को मिल जाए इनमें से। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेना, इसको भी मैं मिटाने वाला हूँ। ठीक है, अब बात करते हैं ये कब से प्रारंभ हुआ, कितने चरणों में हुआ और कहाँ तक हुआ। तो इसका प्रारंभ हुआ था, वो कब हुआ था? एकीकरण का राजस्थान जो प्रारंभ हुआ था वो हुआ था 18 मार्च 1948 को। और संपन्न यानी पूर्णतः संपन्न कब हुआ था? ये हुआ था 1 नवंबर 1956 को। ठीक है, ये यहाँ पर ये स्टार्ट हो गए और यहाँ पर ये कंप्लीट हो गया। ठीक है, और इसको समय कितना लगा कंप्लीट होने में? तो 8 वर्ष, या साल बोल देते हैं, वर्ष बोल देते हैं, आप अपनी भाषा में क्या बोलते हैं पता नहीं। और 7 माह को महीना बोल देते हैं, मास बोल देते हैं, और 14 दिन। इतना समय इसको संपन्न होने में लगा, जहाँ से ये स्टार्ट हुआ और यहाँ पर ख़त्म हुआ। आप दिन गिनना इतने ही बैठेंगे। ठीक है, तो आपको ये कैसे याद रखना है? 8 7 और 7 दूनी 14। 8 में से 1 घटा के 7 और 7 दूनी 14, तो सीधे आप ऐसे याद रख सकते हो। ठीक है ना, तो ये आपका ये समय हो गया। फिर अब बात आती है एकीकरण प्रारंभ कैसे हुआ। सबसे बड़ी समस्या ये है। ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है। जल्दबाजी कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो को शॉर्ट करने में लगा हुआ हूँ। आपका पूरा मैटर एक ही वीडियो में आ जाए और कम समय में आ जाए, बस ये। और एकीकरण प्रारंभ करने के लिए एक समिति बनाई गई। उस समिति का नाम था कन्हैया माणिक्य लाल समिति। इस समिति के आधार पर एकीकरण को क्या कर दिया गया? प्रारंभ। क्या कर दिया गया? एकीकरण को प्रारंभ। तो सबसे पहले हमें याद होना चाहिए इसकी डेट।
तो डेट याद करने का तरीका भी मैं आपको यहीं पे समझाऊंगा और तुरंत की तुरंत आपको याद कराऊंगा। और जो डेट याद होंगी उनके सामने ही उसके जो राजस्थान के जो चरण हैं, 7 चरण, सॉरी मैंने आपके लिए पहले बताया नहीं था, कितने चरणों में संपन्न हुआ था ये, 7 चरणों में। तो 7 चरणों में संपन्न हुआ था। तो 7 चरणों के आपके लिए नाम बताऊंगा, उसकी डेट बताऊंगा, याद करने के लिए तरीका भी बताऊंगा। तो यहाँ पर ध्यान से देखें, ठीक है। तो पहला चरण स्टार्ट होता है यानी 18 मार्च को, यानी प्रारंभ 18 मार्च को। तो ऐसे आपको महीने याद नहीं रखने, तो कैसे रखने, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये आपको डेट याद करने का तरीका है। कैसे, 18, 25, 18, 18, 25, 18, और डेट आपके लिए डायरेक्ट पूछ ली जाती है इसलिए बता रहा हूँ, 18, 25, 18। फिर आ जाता है 30, और 30 का आधा कितना होता है, 15। और 26 जनवरी तो आप सभी जानते हो, और संपन्न का हुआ 1 नवंबर, ये भी आप जानते हो। तो इसलिए इन 2 को तो आप भले ही याद ध्यान रखें तो उससे याद रह जाएगा थोड़ा बहुत। तो ये 1 नवंबर। अब इनमें आपके लिए दिक्कत आएगी, ये कैसे याद करने, तो 18, 25, 18, 30, 15, 18, 25, 18 और 30 का आधा 15, 18, 25, 18, 30 का आधा 15, और 26 जनवरी और 1 नवंबर, ये आपको याद रखना है। फिर आपके लिए सन भी बताऊंगा और महीने भी कैसे याद रखने ये भी बताऊंगा आपके लिए। तो ये कब हुआ था, 18 मार्च, ये महीना आ गया। फिर तुरंत उसी मार्च में 25 तारीख को ही दूसरा मार्च आ गया, उसी में ही, उसी साल में ही क्या आ गया, अप्रैल। तो आपके लिए कोई दिक्कत, तो लगातार 3 बार क्या आ गया, 1948, यानी एक ही सन था और 2 महीने लगातार आए, उनमें ये संपन्न हुई। यानी 18 मार्च और 25 मार्च एक ही महीना हो गया, उसके बाद में मार्च के बाद में क्या था, अप्रैल। तो 18, 25, 18 सन एक ही है। तो 3 डेट आपको कंप्लीट हो गई मेरे हिसाब से। दूसरा 30, फिर दोबारा से जब मार्च को स्टार्ट हुआ तो फिर यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, मार्च। तो ये कब हुआ था, 1949। 15 फिर एम पे आ रहा है, फिर देख लो मई, मार्च मई, तो ये भी कब था, 1949। तो 48 में 3 और 49 में 2, 48 में 3 और 49 में 2। और हमारा संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950। आपको 26 जनवरी याद है तो ये भी याद हो जाना चाहिए आपको, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और ये आपको पता ही रहता है, सभी को पता रहता है, ज़्यादातर जो पढ़ते नहीं है वो भी एक बार देख लेते हैं, वो भी याद कर लेते हैं इसको। 1 नवंबर 1956, 18, 25, 18, 30 का आधा 15, 26 1, 3 बार 48, 2 बार 49, 1 50 और 56। ऐसे आप इसको याद रख सकते हो डेट को, अगर बेस से रखने की ज़रूरत नहीं है, समझने की ज़रूरत है बस इसमें, ठीक है। अब इसका नाम बता देता हूँ आपके लिए मैं आगे। हाँ, तो आपको वैसे अगर ये डेट ऐसे याद नहीं हो रही है आपको, तो आपके लिए ट्रिक भी बनाई है मैंने, मामा आ माई आई, यानी मामा भी आएगा तो उसके साथ माई तो जरूर आएगी। भाई मामा आता है तो मामा के साथ माई नहीं आती, क्या आती है। तो ये ट्रिक अगर आपको याद हो जाए तो वैसे ही 5 हो जाएंगे, 26 जनवरी और नवंबर आपको याद ही है। माँ से मार्च, माँ से मार्च, और आ से अप्रैल, और माँ से मार्च, और आई माने मई, यानी आई मई, और आई का मतलब क्या होता है, मई, और माई का मतलब मार्च। उसके बाद में जनवरी और नवंबर। तो आपके लिए मैंने 2 तरीके बता दिए डेट को याद करने के लिए। इसको ट्रिक को याद करना चाहते हो इस तरीके, तो मैं आपके लिए अब यहाँ पर बताने वाला हूँ। इनके जैसे डेट बताएंगे उसी हिसाब से आपके लिए हर चरण का नाम बताऊंगा। तो यानी जो पहला चरण था कौन सा था, मत्स्य संघ। पहले चरण का क्या नाम था, मत्स्य संघ, जो कि 18 मार्च 1948 को क्या हुआ, संपन्न। और दूसरा जो चरण है आपका एकीकरण का, वो था राजस्थान संघ। कौन सा था, राजस्थान संघ, यानी कि हम इसको कह सकते हैं पूर्व राजस्थान। क्या कह सकते हैं, ये नाम नहीं आता है तो ये आ जाता है, पूर्व राजस्थान भी आ जाता है जगह पर। और तीसरा जो चरण है संयुक्त राजस्थान, आपके लिए यहीं पर याद कराया जाएगा, टेंशन मत लो। तो संयुक्त राजस्थान, उसके बाद में बृहत राजस्थान। अब दोनों को मिलाकर क्या बन गया, संयुक्त बृहत राजस्थान, या इसको हम बोल सकते हैं बृहत्तर राजस्थान। क्या बोल सकते हैं, बृहत्तर राजस्थान। और ये कौन सा हो गया, राजस्थान। क्या हो गया, ओनली राजस्थान। और ये हो गया आपका आधुनिक राजस्थान या नवीन राजस्थान। कौन सा हो गया,
नवीन राजस्थान। तो आपका जो मत्स्य संघ है इसको सभी जानते हैं। उसके बाद में राजस्थान संघ या पूर्व राजस्थान, फिर आ जाता है तीसरे नंबर पर संयुक्त राजस्थान, और चौथे पर आ जाता है बृहत, और इन दोनों को मिलाकर क्या बना दिया जाता है, संयुक्त बृहत राजस्थान या बृहत्तर राजस्थान आ जाता है। और छठवें नंबर पर क्या आता है, राजस्थान, और सातवें नंबर पर आधुनिक राजस्थान या नवीन राजस्थान। ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर आप इसको उतार सकते हो, लेकिन आपके लिए इतना टाइम नहीं मिलेगा, स्क्रीनशॉट ही लेना पड़ेगा, ठीक है। आगे चलते हैं। तो ये आपके हो गए, इसके डेट हो गई, सन हो गई, और इनके नाम हो गए, चरण हो गए। अब मैं आपके लिए उद्घाटनकर्ता और इसके प्राइम मिनिस्टर यानी प्रधानमंत्री, क्योंकि हमारे जो चार हैं ये चार जो महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि इसके प्राइम मिनिस्टर और उद्घाटनकर्ता चार में ही है, उसके बाद नहीं है। तो उनको मैं आपके लिए बता देता हूँ क्या क्या नाम है, और उनकी ट्रिक भी बताऊंगा आपको याद करने का तरीका। अब इनको मिटा रहा हूँ, उसके सामने लिख दूंगा मैं, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर हम लिखेंगे पहले उद्घाटनकर्ता, क्या लिखेंगे, उद्घाटनकर्ता। उद्घाटनकर्ता में एक आता है नरहरि विष्णु गौडगिल, यानी कि हम कह सकते हैं एन.बी. गौडगिल। क्या कह सकते हैं उसको, एन.बी. गौडगिल। इसने मत्स्य संघ का क्या किया, उद्घाटन किया। और हम अगर ट्रिक बनाना चाहें तो गौडगिल गौडगिल नेहरू पटेल, गौडगिल गौडगिल नेहरू पटेल, गौडगिल गौडगिल नेहरू पटेल, गौडगिल गौडगिल नेहरू पटेल, ऐसे आपको याद करना है, गौडगिल गौडगिल नेहरू पटेल। यानी कि प्रथम चरण का गौडगिल था, द्वितीय चरण का गौडगिल था, और तृतीय चरण का नेहरू था, यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू, और चौथे चरण का था सरदार वल्लभ भाई पटेल। उसके बाद में हम बात करें, ये तो हो गए अपने उद्घाटनकर्ता गौडगिल गौडगिल नेहरू पटेल। फिर उसके बाद में हम चलते हैं आगे, यानी कि प्राइम मिनिस्टर यानी प्रधानमंत्री। चरणों के हिसाब से ही बने थे, 4 चरण बने थे। उसके बाद मुख्यमंत्री का पद आ गया था, फिर लास्ट चरण में राज्यपाल का आ गया, तो ये समाप्त हो गए यहीं पर चौथे चरण में। तो यानी कि प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री कौन कौन बने उस समय पर, तो सबसे पहला बना था शोभाराम कुमावत, और दूसरा बना था गोकुल लाल असावा, और तृतीय बना था कौन, M.L. वर्मा, यानी कि माणिक्यलाल वर्मा, और चौथा बना था हीरा लाल शास्त्री। फिर उसके बाद में जैसे पंचम आया, ये आया, यहीं पर इसको क्या बना दिया गया, मुख्यमंत्री। फिर उसके बाद में 5 चरण तक मुख्यमंत्री कौन रहा, 6वें चरण तक हीरालाल शास्त्री। यहाँ से 5वें और 6वें में हीरालाल शास्त्री, और 7वें में कौन आ जाता है फिर मुख्यमंत्री के पद पर, जहाँ तक प्राइम मिनिस्टर का पद रहता है उसके बाद में मुख्यमंत्री बदल जाता है। कहाँ से, 5वें 6वें में कौन आता है, हीरालाल शास्त्री मुख्यमंत्री बन के, और 7वें में आता है मोहनलाल सुखाड़िया, और 7वें चरण में एक पद का निर्माण और होता है राज्यपाल के का, ठीक है, यानी कि गुरुमुख निहाल सिंह। तो यहाँ पर ये खत्म हो जाते हैं, ये अपने प्राइम मिनिस्टर होते हैं 4, और गौडगिल गौडगिल नेहरू पटेल ये उद्घाटनकर्ता होते हैं इसके। तो आगे की जो वीडियो है, हम दूसरी वीडियो बनाएंगे, उसमें सारे चरणों को जैसे एक एक रियासत को विलय करके हम आगे बढ़ाएंगे, जैसे कौन कौन सी रियासत कौन से चरण में विलय हुई, कौन सा ठिकाना विलय हुआ, उसमें क्या हुआ, तो हम डिटेल से उसको दूसरी वीडियो में देंगे। आज के लिए इतना ही, आप भी बोरिंग हो गए होंगे शायद, तो इतना ही काफ़ी है। तो आपसे बस एक ही गुजारिश है, इस वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और लाइक और कमेंट तो आप देते ही रहें बस।